नमस्कार आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपन बहुत दिनों बाद इस यूट्यूब चैनल पे मुलाकात कर रहे हैं। वैसे मैं सच बताऊँ अभी भी नहीं आता, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे खूब इंसिस्ट किया कि यार एक काम करो, तुम ये वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश में, इसके लिए एक छोटा-सा वीडियो शूट करो और उसको यूट्यूब पे डालो। तुम्हारे यूट्यूब पे लगभग शायद 2 साल हो गए उसपे वीडियो नहीं डाला। हालाँकि मैं कम मिलूँगा यूट्यूब पे, थोड़ा-सा प्रयास करूँगा मैं मिलने का। समय थोड़ा अन्य चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है, जिसके कारण मैं नहीं मिल पाता। लेकिन मैं जब भी मिलूँगा एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी के साथ में, एक जेन्युइन जानकारी के साथ में, एक शानदार जानकारी के साथ में मैं आपसे मुलाकात करता रहूँगा, ठीक है? चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि हमारा जो ईएसबी है, जो मध्य प्रदेश में जो पेपर कंडक्ट कराता है ईएसबी, उसने एक वैकेंसी निकाली है और एक अच्छी वैकेंसी है। इसके अंदर कुछ अच्छी वैकेंसी भी हैं, कुछ कार्यपालिक वैकेंसी हैं, कुछ अकार्यपालिक वैकेंसी हैं। किसी का ग्रेड पे थोड़ा-सा कम है और किसी का ग्रेड पे बहुत अच्छा भी है। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो अगर तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तो उनके पास में ये अपॉर्च्युनिटी लेने का, ये जॉब लेने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का मौका बहुत शानदार उनके पास है, ठीक है? अब मैं इसमें छोटी-छोटी बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ, जो हालाँकि जो सबको पता रहता है। मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी को पता रहता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये पीडीएफ है, ये सब लोग बताते हैं। मतलब आप जितने भी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में 90% लोग या 95% लोग ये छोटी-छोटी बेसिक जानकारी बताते हैं। हालाँकि जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, वो इतने तो पढ़े लिखे हैं, वो इतने तो समझदार भी हैं कि अगर वो पीडीएफ खोलेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें उनको मिल जाएगी। हाँ, कुछ जगह वो अटकते हैं, तो वो जो अटकने वाली जगह है वहाँ पे मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी बेसिक हल्की-फुल्की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है? जैसे कि ये सभी को पता है, ये तो अगर आप पहला पेज खोलेंगे, इस पहले पेज से ही मालूम पत चल रहा है कि हमारे 4 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 18 तारीख तक आखिरी डेट है और जब से फॉर्म भरे जाएँगे उसी दिन से अपन एडिट भी कर सकते हैं। 4 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक आप पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ये अमाउंट भी कि यूआर के लिए ₹500 है और बाकी लोगों के लिए अपना ₹250 है। और जो बैकलॉग वाले बैकलॉग जो मतलब पिछली जो अपने पेपर हुए थे और उस पेपर में जो वैकेंसी छूट गई थी, उनके लिए जो वैकेंसी छूट गई, मतलब ये है कि उसमें मान लो 500 वैकेंसी निकली, 500 में से 450 भर गई, तो 500 जो 50 जो वैकेंसी बची, वो बैकलॉग वाली वैकेंसी होगी, वो इसमें आप लोगों को दे दी गई है कि आप इस वो 50 वाली वैकेंसी इसमें ऐड करें और आप लोग आके इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कोई शुल्क नहीं है, ठीक है? ये आपका एग्ज़ाम डेट है, आप 22/9। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर इतने कम दिन दिए। नहीं। अगर आप वाक़ई में स्टूडेंट हैं, यदि आप वाक़ई में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि नोटिफ़िकेशन आए और फिर मैं तैयारी करूँ और सिलेक्शन ले लूँ। ये तो मतलब बहुत ब्रिलिएंट लोग होते हैं, किसी की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, आईक्यू ज़बरदस्त रहता है। वो लोग ऐसे रहते हैं कि जब नोटिफ़िकेशन आया और नोटिफ़िकेशन के बाद तैयारी करी और तैयारी करने के बाद में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो आप ये मत सोचो कि हमें 1 महीना ही दिया, अभी फॉर्म भरने चालू हो गए और हमें सितंबर में जाके ये पेपर करा लेंगे, बहुत कम समय दिया है। नहीं, कम समय नहीं, अगर आप तैयारी वाक़ई में कर रहे हैं, अगर जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ये चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 4 तारीख को फॉर्म भरवा रहे हैं और 5 को भी पेपर ले रहे होते, तो भी आप ये नहीं कहते कि यार कम समय है, क्योंकि ऑलरेडी आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं। समझ गए ना आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो 1 महीने का समय है, ये 1 महीने का तैयारी का समय नहीं है, ये 1 महीने का रिवीजन का समय है। जितनी भी आपने पढ़ाई करी है ना, उसका आप रिवीजन मार दो। जितना रिवीजन मारोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, 1 महीने मॉक टेस्ट लगाने का समय है, रिवीजन मारने का समय है। अगर आप 1 महीने मॉक टेस्ट लगाते हो, रिवीजन लगाते हो, तो आप ये समझ लो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सी जानकारी है कि पेपर के समय अपन को क्या लेके जाना है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के हैं सारे के सारे, और ये जो टेबल दी है, इसमें ये दे रखा है कि कौन से पेज पे कौन-कौन से अपने अ, जैसे भू संसाधन प्रबंधन 3 से 8 पेज पे है। ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी हैं, ये तो आप खुद भी देख लेना। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे तो ये कर लोगे, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसमें एक पटवारी की वैकेंसी निकली है, तो ये अपना नोटिफ़िकेशन खुद बता रहा है। क्या बता रहा है नोटिफ़िकेशन यहाँ पे?
अपना ये नोटिफ़िकेशन बता रहा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी है, वो दिव्यांग श्रेणी के लिए है, मतलब डिसेबल्ड लोगों के लिए है। इसमें कई प्रकार के डिसेबल्ड होते हैं। ईएच होता है, एलडी होता है, एमडी होता है। ईएच मतलब ईयर हैंडीकैप्ड, जिनको कान मतलब सुनाई कम देता है, और उनकी भी परसेंटेज वगैरह इसके अंदर दे रखी है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, है ना? ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप देखते रहना, ठीक है? यहाँ पे ये अपना पूरा का पूरा ध्यान रखना, ये अपना पटवारी की जो वैकेंसी है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए है। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये 3 वर्ष के अंदर सीपीसीटी, मतलब कहने का ये है कि यदि आप फॉर्म भरते हैं, आपके पास में सीपीसीटी है, देन ओके। यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है, आप फॉर्म भरेंगे, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो सर्विस के दौरान 3 साल के अंदर आपको सीपीसीटी निकालनी पड़ेगी। पहले ये 2 साल की हुआ करती थी, अब 3 साल की हो गई है। तो आप आराम से ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीपीसीटी बहुत बेसिक एग्जाम है, अ, कोई भी निकाल सकता है, जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो हर कोई स्टूडेंट निकाल सकता है। टाइपिंग भी कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होके मैंने हिंदी की टाइपिंग निकाली है, मैंने सीपीसीटी क्लियर कर रखा है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है? ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टों के बारे में ही जानकारी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टों के बारे में ही जानकारी दूँगा। सभी पोस्टों के बारे में जानकारी नहीं दूँगा। यदि आपको किसी भी पोस्ट को भरते समय यदि आपको किसी जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप मुझे बता देना, मैं वो बता दूँगा। अच्छा, ये वाली टेबल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी थोड़े समझदार हैं, थोड़े पढ़े-लिखे हैं, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आगर मालवा जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पटवारी की जनरल की वैकेंसी 2 हैं, ईएच मैंने अभी बताया, ईयर हैंडीकैप्ड, एलडी लोकोमोटर हैंडीकैप्ड वो डिसेबिलिटी, ईएच तो ईयर वाला हो गया, एल लोकोमोटर डिसेबल्ड हो गया, और ये मल्टीपल डिसेबल्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है? चलो। एलडी मतलब वो होता है, अगर आप कई लोग रहते हैं कि जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती कि यार एलडी का मतलब क्या रहता है, तो मतलब एलडी को अगर मैं थोड़ा-सा डिस्क्राइब करूँ, तो जिसके जॉइंट वगैरह, हड्डी वगैरह, मसल्स वगैरह से जो डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए रहती है वो चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि पटवारी की कितनी-कितनी वैकेंसी हैं। अगर आप टोटल देखेंगे, तो यहाँ पे टोटल 50 अपनी 200 इसकी हो गई, जनरल की 94, ये देख लेना यहाँ पे जो लिखा था ईएचएलडी, एमडी शायद इस सीक्वेंस में लिखा था, तो 94, 45 और 61 वो वैकेंसी हो जाएँगी, ठीक है? अब अपन थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। बेसिक सी जानकारी है, बाकी आप पढ़ोगे तब भी आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ जाओगे। हाँ, कुछ लोगों को जिस भी पोस्ट को भरते समय, आप कोई अगर पोस्ट भर रहे हैं और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप बाकायदा मुझे अपना मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपको दे दूँगा, ठीक है? मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा था आपको, जो काम की चीज़ें। देखो, सिलेबस भी लमसम वैसा ही है जैसा आपने पहले दिया था पेपर, ठीक है? जैसे कि उसमें 200 अंक का पेपर होगा, 100-100 अंक के रहेंगे, 2 पेपर होंगे, उसमें सामान्य विज्ञान, मतलब साइंस, हिंदी, अंग्रेजी और गणित रहेगा, और सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, ये कंप्यूटर ज्ञान, और सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। ये जो आपने पिछली बार का जो सिलेबस पढ़ा था पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पिछली बार आया था, आपने उस समय जो तैयारी करी थी, उस समय जो सिलेबस था, सेम वही सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, कंप्लीटली वही सिलेबस है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, शायद पहले जहाँ तक कि मुझे याद है, माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने माइनस मार्किंग कर दी है, 0.25 की। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि पिछली बार अपन तुक्का भी दे देते थे, तो तुक्के में भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन इस बार तुक्का जितना देना है, उससे थोड़ा-सा बचाव करना। और इसके बचाव के लिए जो आपको 1 महीने का समय दिया है, इसमें आप जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगा दो। 1000% मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आपने जेन्युइन तरीके से पिछले 6 महीने भी तैयारी करी है, देन आपको सफिशिएंट समय मिल गया। आप अच्छे तरीके से नॉलेज से भरपूर हो, आप बस टेस्ट देते रहिए जिस सब्जेक्ट में। जैसे मान लो कई लोग सामान्य प्रबंधन में थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं बड़ा बनाना चाहता, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को बनाने बैठा, इस पूरे के लिए मैं करा, इस पूरे को अगर मैं बनाने बैठा, तो आपके पास में बहुत मतलब ज़्यादा ही समय खराब हो जाएगा आपका इसमें, है ना? तो बेसिक सी जानकारी बनाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी यदि आप फॉर्म भरते समय यदि कोई भी पोस्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको चीज़ें नहीं समझ में आए, तो बाकायदा या तो मुझे टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। मैं विदिन 1 टू 2 डेज़ के अंदर मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लेना। सारी नॉर्मल है ये, हर जितने भी आप
आपने फॉर्म भरे होंगे ना उन सभी में ये सारे ये तो कॉमन रहते हैं, वो तो कॉपी पेस्ट रहता है उनका, ये सारी चीज़ें उनके अंदर रहती हैं, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, कर लेना आप, ठीक है? अब थोड़ा अपन वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं, वैकेंसी में कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अ, मध्य प्रदेश राजपत्र ठीक है, ये सारी बेसिक सी जानकारी रहती है ये तो, हर पेपर में जितने भी आपने फॉर्म भरे होंगे उन सब में ये जानकारी रही है, तो कर लेना, ठीक है? चलो, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ये वैकेंसी के बारे में ही है। जो मैं बता रहा था ना कि कुछ पोस्टें कार्यपालिक हैं और कुछ पोस्ट कार्यपालिक। कार्यपालिक मतलब एग्ज़ीक्यूटिव और एक कार्यपालिक मतलब नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट होती हैं। चलो, अपन थोड़ा-सा ये सारी पोस्टों के बारे में दिया है। अब इन सारी पोस्टों के बारे में अपन बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाएँगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, उनके बारे में अपन ज़िक्र करेंगे और उनके बारे में थोड़ी-सी अपन बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटी-मोटी जो 5 पोस्टें हैं, 3-5 अच्छा, हर पोस्ट को इन्होंने शायद 2 भागों में डिवाइड नहीं, यहाँ पे तो देखें, ये खंड पंचायत अधिकारी की 5 पोस्टें हैं। ये अपना जो जनपद वाले जो जिला पंचायत वाले जो रहते हैं ना, उसके अंदर ये वैकेंसी निकलती है, तो आप ये देख लेना। बेसिक सी ओपन की 3 है, मतलब टोटल जनरल की 3 है यहाँ पे, 3 ओपन की हैं, 2 महिलाओं की है। ओपन मतलब जिसमें पुरुष और महिला दोनों रह सकते हैं और 2 परमानेंट महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। अच्छा, यहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ें आप ये देख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, बेसिक जानकारी जो ये लगभग सारी पोस्टों में है, लगभग सारी पोस्टों में, आप ये देख लेना। सबसे पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त है, उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। अब इसका मतलब पता है क्या है? कि आपका कंप्यूटर डिप्लोमा तो होना चाहिए, यदि कंप्यूटर डिप्लोमा मान लो नहीं है, मान लो मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ, मैं सी हूँ, मानना नहीं है, मैं वाक़ई में इंजीनियर हूँ और सीएसई से हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैं क हूँ, अपना इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मैं आपको बता दूँ मैं इसके लिए एलिजिबल रहूँगा। मेरे पास में भले ही कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, लेकिन मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई करी है। अगर आपने बीएससी वगैरह कंप्यूटर से कर रखी है, देन ओके, आप इसको भर सकते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाई नहीं करी, जैसे इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्यूटर से नहीं करी, या मान लो कोई व्यक्ति है जिसने इंजीनियरिंग मैकेनिकल से करा, ठीक है? अब उसके पास में कंप्यूटर का तो कुछ है नहीं, तो उसने क्या करा कि ग्रेजुएशन होने के बाद में 1 साल का अगर डिप्लोमा उसने कर लिया, देन ओके कि हाँ, वो कंप्यूटर डिप्लोमा के उसमें इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए समझ में, आप मुझे कमेंट डालना, मैं आपको बाकायदा जवाब उसमें दे दूँगा, ठीक है? ये यहाँ पे मैं अगला मैं बता देता हूँ आपको, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये देख लेना, ये 3-3 5-5 पद हैं। कुछ एक विशेष मैं आपको बताता हूँ, जैसे पंचायत समन्वय अधिकारी, इसमें 311 पोस्ट हैं, ये कार्यपालिक पोस्ट होती है। अच्छी ज़बरदस्त पोस्ट होती है और बहुत अच्छी रहती है ये। आप ये देखें, इसमें 311 पद हैं। कितने टोटल? 311 पद। अब 311 पद में इसमें इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया 311 को। एक तो कर दिया 252 और एक कर दिया है जो 59, वो भी किस कारण से कर रखा है? जो ओबीसी का अपना 14 और 13% का आरक्षण के कारण। यहाँ पे ये देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका 252 पद है, ठीक है? और जहाँ पे 13% है वो शेष 13% पदों की प्रावधिक काल्पनिक आरक्षण तालिका, तो उसका ये चीज हो गई। तो 252 और 59 को जोड़ोगे तो टोटल पद कितने हो जाएंगे? आपके 311 पद हो जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ये सारी की सारी वैकेंसी दी है, बहुत अच्छी है। आप अगर इसमें देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि एक तो अपना ये इस मतलब दोनों जो मैंने पीछे बताया था एलिजिबिलिटी के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो मैंने अभी पीछे डिस्क्राइब करा था, सेम वैसा ही है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण मतलब ग्रेजुएशन वगैरह होनी चाहिए आपकी, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आप बीएससी वगैरह कंप्यूटर से करें हैं, देन ओके, आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपने मान लो ऐसी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं कर रखी है और उसके बाद में आपने यदि डिप्लोमा वगैरह 1 वर्ष का ले रखा है, देन ओके, आप उस तब भी एलिजिबल हो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आगे और भी जाऊँ, ये देखो यहाँ पे सीधी बैकलॉग मैंने बता दिया है, वो 54 पद जो पुराने रह गए होंगे उनको भरने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? बाकी अगर इसमें और देखा जाए, ये संविदा का
ये सब जानते होंगे नॉन संविदा और संविदा क्या रहता है, ठीक है? एक संविदा की पोस्टें हैं और एक परमानेंट पोस्टें हैं, जो वाक़ई में जाएँगे आपका सिलेक्शन होगा, परमानेंट हो जाएँगे। संविदा में थोड़ा लेट परमानेंट होते हैं आप इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक-बेसिक 2-2 पद हैं, ये तो आप थोड़ा-सा खुद भी देख लोगे, आप कर लोगे इसमें। ये थोड़ा-सा क्या है कि जिसमें 2-2 कम पद हैं और कम पद हैं, इसमें ये गणित, भौतिक शास्त्र वगैरह का, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में आपकी ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा अन्वेषक, ये 68 पद हैं टोटल। अन्वेषण में भी आप ये ध्यान रखना, ये शैक्षणिक योग्यता में ये सारी चीज़ें, ठीक है? मतलब आपकी जो पोस्ट है वो ये होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कई-कई लोग ये कहते हैं कि सर दोनों पॉइंट एलिजिबल, दोनों पॉइंट मान्य होंगे कि एक पॉइंट मान्य होगा कि दूसरा पॉइंट मान्य होगा? जैसे मैंने बताया ना, जैसे शैक्षणिक योग्यता में मैं अगर आप लोगों से बोलूँ यहाँ पे, ये देखो, अब मान लो यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिए हैं, तो आपके तीनों पॉइंट वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपके तीनों पॉइंट वेरीफाई नहीं है, देन आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। ये थोड़ा-सा कॉम मतलब आप लोग थोड़ा सोचना, क्योंकि कभी-कभी मेरे पास में कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के मैसेज आ जाते हैं कि सर इसमें मैं क्या वो तो हूँ, अपना ग्रेजुएट तो हूँ, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप ये ध्यान रखना, यदि वो दोनों पॉइंट एक साथ दिए हैं, तो दोनों पॉइंट मान्य होने चाहिए, और अगर दोनों पॉइंटों के बीच में और अथवा लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, देन आप उसमें से दोनों में से किसी एक में एलिजिबल एक में भी एलिजिबल होगे, तो आप उस पोस्ट को भरने में एलिजिबल रहोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, आप ये ध्यान रखना। और कुछ ये 68 मैंने अभी बता ही दिया है इस चीज़ के बारे में, अन्वेषण के बारे में। आगे अपन बढ़ते हैं, बैकलॉग, ये सहायक परीक्षा, ये 24 पद हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, जहाँ-जहाँ पे ये सब लिखे हुए हैं, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। यदि ये चीज़ नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बता दी, जिसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, वो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब कर ही दिया है ज़्यादातर। मैंने और भी देखा था, तो मुझे कहीं इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं जिसमें आप लोगों के लिए पोस्ट हो। हाँ, फिर हो सकता है गलती से अगर कोई एक आध पोस्ट छूट गई हो, तो थोड़ा-सा आप देख लेना। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, योग्यता क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रमाणीकरण, वही सेम जो अपना जिला पंचायत अधिकारी में था ना, वही सेम इसमें है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, कई लोग पूछते हैं एक चीज़, हाँ, अमीन क्या होता है? अमीन एज़ अ पटवारी होता है। अमीन एज़ अ पटवारी होता है। अगर अपन झारखंड में जाएँगे, तो झारखंड में पटवारियों को अमीन बोला जाता है। कर्नाटक में अमीन रेवेन्यू बोला जाता है पटवारियों को। अगर आप यूपी में जाएँगे तो लेखपाल बोला जाता है। राजस्थान में जाएँगे तो पटवार बोला जाता है। मध्य प्रदेश में रहेंगे तो पटवारी बोला जाता है। तो ये अमीन एज़ अ पटवारी ही होता है। समझ गए आप? बस ये है कि ये हमारे यहाँ अमीन जो है, वो जो रेवेन्यू में पटवारी रहते हैं उनको नहीं बोला जाता, जब बल्कि जो अपने जल संसाधन विभाग वगैरह में जो रहते हैं, जल संसाधन में, उसमें ये चीज़ें रहती है, सिंचाई विभाग वगैरह में ये अमीन रहता है, ठीक है? आगे अगर अपन बढ़ते हैं, बाकी सारी पोस्टें आप देख लेना। बाकी सारी पोस्टों में मैंने चेक करा था कि जिसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा हो तो आप भर सकते हैं। उसमें कहीं न कहीं एडिशनल आपसे योग्यता माँगी गई है। अगर एडिशनल योग्यता नहीं है, तो आप उसे नहीं भर पाएँगे। हाँ, हो सकता है कोई पोस्ट अगर मुझसे छूट गई हो, तो आप उसको एक बार सारी पोस्टों को ध्यान से देखना। आपने तैयारी करी है, काहे के लिए तैयारी करी? सिलेक्शन के लिए। अब आपके पास नोटिफ़िकेशन आया है, तो आप किसी वीडियो पर पूरा डिपेंड नहीं रहना। मैंने बनाया वीडियो, आप मेरे पूरे वीडियो पर डिपेंड मत रहिए कि सर ने बना दिया बस यही है। नहीं, आप क्या करना, बाकायदा 1 घंटा या डेढ़ घंटा निकालना, पूरे इसको जो बीच में वो दिए मतलब पॉइंट दिए ना 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ कहाँ पे जाना है, अपनी पोस्ट जितनी भी हैं, जो ये अभी मैंने पोस्ट बताई, वहाँ से पढ़ना चालू करना, और पढ़ते-पढ़ते आप ये देखना कौन-कौन सी पोस्ट आप प्रिंट निकाल लेना। जो नहीं है आपके काम का उसको क्रॉस कर देना, जो काम का है उसको टिक कर देना, और जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो बाकायदा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। या तो वीडियो के माध्यम से मिल जाऊँगा, या फिर मैं आपको कमेंट के माध्यम से भी मैं आपसे मिल जाऊँगा, ठीक है? ये सारी की सारी पोस्टें हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये अभी अपन देखा जाए तो कौन से 43 पेज पर हैं, लेकिन टोटल पेज कितने हैं? 144। अगर मैं इसको बनाऊँगा तो ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, ठीक? तो मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बना रहा। जितना आपको मुझे ज़रूरत की जानकारी लगी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी और कोई जानकारी इसमें आपको चाहिए तो मुझे आप इसमें बाकायदा
कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है? आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आएगा। आप बिल्कुल वीडियो को तसल्ली से देखें और फिर उसके बाद में मैं तो ये कह रहा हूँ वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पूरा प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद जो आपके काम का है उसको आप राइट का टिक करें, जो काम का नहीं है उस पे क्रॉस का टिक कर दें और ऐसे आगे बढ़ जाएँ। और जिस पोस्ट पे आपको समझ में नहीं आए उसके लिए आप मुझे बाकायदा कमेंट करें, मैसेज डालें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। जय हिंद, आज के लिए काफ़ी है। आगे फिर कभी वीडियो में अपन मिलते हैं। जय हिंद।